डायरेक्टली उनके फैमिली ने, उसने खुद ने सुसाइड नोट लिख के रखा था। देखो सुशांत सिंह के मैटर में तो ऐसा कुछ नोट नहीं था, कुछ नहीं था, भाई यही अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे भारत। तो आज भारत पूछ रहा है ना, आज भारत भी पूछ रहा है कि ये अर्नब गोस्वामी का अगर उसमें नाम है तो इसको क्यों नहीं उसमें वो केस में आरोपी किया जाए, इसको भी क्यों नहीं जेल में डाला जाए। तो डालना चाहिए, इसमें तो क्लियर कट नाम है उसका। तो इसमें पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है ना तो प्रॉपर कर रही है, और कोर्ट की निगरानी में सारी चीजें होती है, कोर्ट से परमिशन लिए बिना कुछ होता नहीं है। अगर स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट पंकज यादव जी। स्वागत है सर आपका न्यू इंडिया न्यूज में। नमस्कार। जी सर, आज जो मुद्दा है, आज हम लोगों ने जिस तरह से देखा सुबह सवेरे अर्नब गोस्वामी जी को अटक हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत भयानक तमाशा वहां पे हुआ। अरेस्ट के पहले वो अपने आप को सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और एक पुलिस की जबरदस्ती नजर आई, और जिसके बाद एक आवाज उठने लगी कि मीडिया और प्रेस की आजादी पे हमला हुआ है, इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी लोग ये समझने को तैयार नहीं है सर, एक्चुअली अरेस्ट किस मुद्दे को लेके हुआ है। आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर कि उनकी अरेस्ट किस मुद्दे को लेके हुई है, इसका प्रेस की आजादी से कोई संबंध है क्या? सबसे पहले बड़ी बात कि अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट और प्रेस की आजादी, ये अलग अलग, दोनों भी अलग सब्जेक्ट है। ओके, अर्नब गोस्वामी ये एक केस का आरोपी है कि उसके ऊपर एलिगेशन था, उसके वजह से अन्वय नाइक जो है उन्होंने सुसाइड किया था और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का उनके ऊपर चार्ज था अर्नब गोस्वामी पे। अभी उसको प्रॉपर उस वक्त अभी उस वक्त गवर्नमेंट फडणवीस की थी, फडणवीस के गवर्नमेंट ने उस वक्त यही अर्नब गोस्वामी उसको क्लीन चिट दे के उसका क्लोजर रिपोर्ट तक फाइल कर दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन में भी कितनी उसको मतलब प्रोटेक्शन दिया गया। इसी जगह पे अगर कोई आम आदमी होता तो उसको पुलिस उसी तरह से घसीट के लेके जाती जिस तरह से आज अपने अर्नब को घसीट के लेके गई। तो इसमें आजादी, प्रेस की आजादी का कहां पर आया सब्जेक्ट? मीडिया भी क्या, उसको अरेस्ट होने के बाद वो अभी अपने आप को बचाने के लिए और ये सारी चीजों की प्रेस की आजादी तो है ही। सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बारे में सारी चीजें उनको समझाई गई, उनको बताया है कि प्रेस की आजादी का मतलब क्या होता है। मुंबई हाईकोर्ट में भी इसके बारे में पिटीशन फाइल है, उसमें भी बताया गया कि प्रेस की आजादी होती क्या। तो इसका मतलब ये नहीं है अर्नब गोस्वामी एक जो क्रिमिनल कंप्लेंट है उसका आरोपी है, और आरोपी वो कोई न्यूज चैनल का एडिटर है या कुछ भी है, जो भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेस का वही रिप्रेजेंटेटिव है। आप बताने की कोशिश, आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक क्रिमिनल मामला है, एक क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में चाहे जो हो, वो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, उस पे उसी तरह की कार्रवाई होती है। इसमें 100% कोई भी हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से ही कार्रवाई होती है, और ये पहले होने चाहिए थी। लेकिन फडणवीस गवर्नमेंट के वक्त इनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया था बीजेपी ने। और आज भी देखो, जैसा इसको अरेस्ट हुआ, सबसे पहला वो जावड़ेकर का स्टेटमेंट आया, केंद्रीय मंत्री। अभी केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर को ये स्टेटमेंट देने की जरूरत है क्या? मतलब तुम खुले आम अगर क्रिमिनल, ऐसे क्रिमिनल जिनके वजह से उनके एक आम आदमी जो काम करने वाला है उसको फांसी लेके या सुसाइड करना पड़ता है, ऐसे लोगों को आप प्रोटेक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट किसकी, आपको समझ में आया होगा। आज देख रहा है पूरा भारत देश देख रहा है, पूरे भारत को पता चला आज किसके लिए खड़ा होना चाहिए सरकार ने, और किसके लिए सरकार खड़ी हो रही है, मतलब केंद्र सरकार। जी सर। एक हालांकि एक आरोप ये भी लग रहा है कि अर्नब ने जिस तरह से सुशांत सिंह का मामला उठा के पकड़ा था, सुशांत सिंह अभी तो सुसाइड साबित हो चुका है मेरे ख्याल से। एम्स रिपोर्ट आने के बाद हम कह सकते हैं कि सुशांत सिंह मामला अगर मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है एम्स की, तो अभी वो सुसाइड साबित हो गया। हालांकि सीबीआई से कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन वो सुसाइड ही नजर आ रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो उस मुद्दे को जिस तरह से उठा के उन्होंने जो है ठाकरे फैमिली और ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश की थी, और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को जिस तरह से घेरने की कोशिश की थी, उस पर बदले की कार्रवाई दिखाने का ट्राई हो रहा है सर। एक तरह की मतलब बदले की कार्रवाई है ये।
देखो अभी बोलने के लिए आप मतलब अपना अपना दिमाग है, हर एक अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, और जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात जब आती है तो इस तरह से ऐसे चीजों को पॉलिटिकली वो लिया ही जाता है। और दूसरी बात में कोई गौर नहीं है, सीधी बात है, सुशांत सिंह का जो केस था, वो सुशांत सिंह का तो सुसाइड का केस था, और ये सारा इनका जो सीबीआई का वो डिपेंड था कि मेडिकल रिपोर्ट पे, मतलब कोई भी केस है क्रिमिनल में, कोई भी क्रिमिनल की ये मेडिकल रिपोर्ट पे ही आधार रहता है उसका, बेस पूरा क्रिमिनल केस का मेडिकल रिपोर्ट होता है, और मेडिकल के रिपोर्ट को ही आधार पकड़ के कोई भी केस डिसाइड की जाती है, या उनके ऊपर किस तरह से प्रोसीजर होगी, क्या कार्रवाई होगी, डिसाइड की जाती है। अभी सुशांत केस में एम्स का रिपोर्ट था कि ये सुसाइड केस है। अब जब एम्स ने ही ये सुसाइड है, ये या मर्डर नहीं है, ऐसा जब रिपोर्ट दिया, उसके बाद में फिर ऑफिशियली सीबीआई ने वो आगे की स्टेप देनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी क्या है, सीबीआई तो पंचीवाना पोपट है ना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोपट होने की वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बोलेगा वैसा पोपट बोलेगा। ये पोपट ठंडा है, समझ सकते हो आप। नहीं मतलब बदले की कार्रवाई दिखाने की कोशिश हो रही है। नहीं, बदले की कार्रवाई की बात अगर मैं वो आपको बताना रह गया, बदले की कार्रवाई का बात अगर हो भी गया तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सारे सिस्टम, ये जो पुलिस है यहाँ की, जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उनके खिलाफ जिस तरह से जो एलिगेशन किए है, तो उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से किया है उसका वो कार्रवाई का वो दिख सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बदले की बात है, क्योंकि ये है उनका क्रिमिनल कंप्लेंट जिसमें उनका अरेस्ट हुआ है, और इसके पहले भी जितने केसेस थे उनके बारे में भी वो अर्नब गोस्वामी सीधा यहाँ कुछ हुआ तो सीधा हाई कोर्ट, कुछ हुआ तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इसको बोल दिया था। केस कहाँ गया है, महाराष्ट्र में हाईकोर्ट नहीं है क्या, आप सीधा उठते हो सीधा आ जाते हो, और इनके लिए खड़े भी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लॉयर खड़े हो जाते हैं। आप समझ सकते हो इनके पास इतना पैसा पड़ा है, इनको सब कुछ आसान लगता है, सब कुछ हो जाएगा इनको ऐसा लगता है, इसीलिए वो लोग बेछूट किसी के ऊपर भी किस तरह से एलिगेशन की जाती है। आज तक के अर्नब गोस्वामी का चैनल ओपन होने से लेके आज तक उसने जितने भी रिपोर्ट चलाई है, आज तक जितनी भी न्यूज चलाई, आप न्यूज सारे खोल के देखिए, उसकी सारी की सारी रिपोर्टिंग ये बीजेपी को ही सपोर्टिव है, और बीजेपी के अगेंस्ट में जितने लोग हैं उन लोगों के खिलाफ इनको छोड़ा हुआ दो पैर का कुत्ता जिस तरह से होता है उसी तरह से है, और इनकी हालत है ऐसी होने वाली। और आज देश की पूरी दुनिया, आज जितने भी ये न्यूज देखने वाले लोग हैं सबके सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आज देखो यही चीज में थोड़ा सा और आपको दो इसके बारे में बताऊंगा। हाथरस का मामला जो था, उस हाथरस के मामले में इनकी रिपोर्टिंग देखो, फिर यहाँ पर हरियाणा में जो केस हुआ था इनकी रिपोर्टिंग देखो। देश को जात और धर्म के नाम पे किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, किस तरह से ये की जाएगी, इसकी ऐसी घिनौनी रिपोर्टिंग आज तक देश ने देखी नहीं होगी। आज मैं पूरे मीडिया को मेरा सवाल है, पूरे देश के मीडिया को मेरा सवाल है कि क्या इस तरह से घिनौनी रिपोर्टिंग पूरे भारत जिस तरह से सांस्कृतिक और जिस तरह से सभ्यता का देश है, ये कहाँ की सभ्यता है जो ऐसे रिपोर्टर ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका किस तरह से एक एजेंडा है और किस तरह से इनकी मेंटेलिटी है, ये आप समझो। मीडिया नहीं समझना चाहिए इसको। नहीं, मीडिया हम तो हर कोई अपने अपना दायित्व निभाने का ट्राई करता है सर। अभी इसमें मैं तो आप जैसे जितने इसे इश्यू को अगर प्रॉपर और बिना की न्यूट्रल रह के अगर जिस तरह से सब दिखाते उनको सबको सैल्यूट है। जी सर, इश्यू नहीं, लेकिन आपके ही माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मैं जितना आपके बातचीत से समझना चाह रहा हूँ, जो समझने का ट्राई कर रहा हूँ, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उसका प्रेस की स्वतंत्रता से कोई भी लेना देना नहीं है, और वो उसको कोई एक सरकारी संरक्षण होने की वजह से एक हद तक वो बचता रहा। इस तरह के आरोप उनकी लड़की ने भी लगाए हैं, नाइक जी के लड़की ने भी इस तरह से बातें की है कि प्रेस का हो इसका मतलब उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, और उनका आरोप है कि उनको प्रिविलेज के कारण हमारे ऊपर अन्याय हो गया, हमको न्याय नहीं मिल पाया, उस वजह से उनके पिताजी को न्याय नहीं मिल पाया। इस तरह की बेटी ने गुहार लगाई है सर। तो बोलिए सर, बोलिए। नहीं बोलिए सर आप। देखो ये जो नाइक फैमिली है उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। आज वो फैमिली इतने
मतलब डर डर के जी रही थी। देखो आज ही उनके जो सुसाइड करके उनका मेरे ख्याल से 2 साल कंप्लीट हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि 2018 का केस था मेरे ख्याल से, 2018 का केस था। और 2018 के बाद आज तक आप देखो, आज कहीं तो भी ये अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट हुआ है ना, तो कहीं तो भी इनको सुकून मिला होगा। 2 साल तक इनको इतना परेशान किया गया ये अर्नब गोस्वामी और इसको जो पूरा बैकिंग देने वाले बीजेपी गवर्नमेंट, इनके हर मिनिस्टर, मतलब उस वक्त के होम मिनिस्टर से लेके उस वक्त के सारे, इन्होंने इतना परेशान किया है उनको। तो आप समझो कि कितना प्रोटेक्शन दिया है। जी सर। अच्छा, इसमें एक और बात समझने वाली है, अर्नव अरेस्ट होके एक तरह का मतलब क्रिएट कर रहा है कि मेरे पे फिजिकल असॉल्ट हुआ, और वो पुलिस के वैन में से वो आवाज लगा रहा है देश को कि मेरे लिए आवाज उठाओ। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? बीजेपी वाले आवाज उठा रहे हैं ना उनके लिए, और वो देश, कौन उनके लिए आवाज उठा रहा है? देश बरोबर बीजेपी वाले जो इसके अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज जो उठा रहे, वो उनके वही उठाएंगे, दूसरे कोई उठाने वाले है नहीं। और दूसरी बात, ऐसे आरोपी के लिए उठाने के पहले से इनकी लगी रही है। रेपिस्ट के लिए भी ये लोग ऐसे ही है, रेपिस्ट के लिए फुल हार मारा लेके जाते ये बीजेपी वाले। अब ये अर्नब तो इनका ही है। अब वो देखा ना, मैंने बताया, वो जावड़ेकर का स्टेटमेंट था, मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर, ये प्रेस के ऊपर ये। अभी ऐसे लोगों को ही वहां पर मिनिस्टर बिठाए तो आप समझो। कोई नहीं, इंडिया में कॉमन मैन जो भी है ना, कॉमन मैन को पता है पुलिस का कॉमन मैन के साथ में क्या रवैया है। मैं पुलिस के भी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस कॉमन मैन ये सोचता है, अगर कॉमन मैन को तुम जिस तरह से ट्रीटमेंट देते हो, उसी तरह से ये जितने भी कोई मंत्री हो, मिनिस्टर, या ये ऐसे भी जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले या बिजनेसमैन कोई भी हो, इनको भी इसी तरह से घसीट के अगर लेके जाओ, तभी तो कॉमन मैन को लगेगा कि ठीक है, समान न्याय हो रहा है हमारे सामने। और ये अर्नब गोस्वामी को जो लेके गए, इसको तो डंडे मार मार के लेके जाना चाहिए था। ये तो ठीक है, वो पुलिस लेके गए, अच्छे से इज्जत से लेके गई, कोई ये कसर नहीं छोड़नी चाहिए थी इनके बारे में। जिस तरह से कॉमन मैन को पुलिस बर्ताव करती है, उसी तरह से इनको करना चाहिए। जी सर। अभी मैं लास्ट में आपका एक कमेंट चाहूंगा, जनता को एक आप बताइए कि अर्नब गोस्वामी के बारे में एक्चुअल सिनेरियो क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने भ्रमित कर दिया है लोगों को कि प्रेस की आजादी पे हमला हो गया है, प्रेस की आजादी खतरे में आ गई है, इमरजेंसी लग गई है। तो एक मतलब एक नामी वकील होने के नाते आप जनता को बताइए कि एक्चुअल में क्या हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भ्रमित हो जा रहे हैं। देखो, केस एकदम क्लियर है। केस ऐसा है कि ये जब 2018 में नाइक ने, जो अन्वय नाइक है, उन्होंने सुसाइड किया था। सुसाइड इसलिए किया था कि इनका जो स्टूडियो उन्होंने बनाया था, उस स्टूडियो का जो पेमेंट था, ठीक है, तो ये अर्नब गोस्वामी उनको पैसा दे नहीं रहे थे। इन्होंने काफी समय से उनके पास की डिमांड की थी कि जो भी मेरा बनता है वो पैसा दे दो, जो भी बिल था वो दिया नहीं। और वो उनको धमकियां देता था, क्या करना है तुमको जो कर लो वगैरह, जिस तरह से तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा वगैरह, जो भी है। अभी वो जो अन्वय नाइक था, उनको क्या बाकी लोगों को पेमेंट देना था, लोगों का डिमांड उनके ऊपर भी था, तो वो बेचारा आदमी तो इतना ये अर्नब गोस्वामी की वजह से थक गया, उन्होंने सुसाइड करना पसंद कर लिया। वो सुसाइड करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, वो फडणवीस की गवर्नमेंट थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन होके उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया कि ये केस खत्म हो गया उनकी तरफ से। तभी क्या था, वो होम डिपार्टमेंट भी फडणवीस के पास था, तो इन्होंने जिस तरह से पुलिस को ये करके क्लोजर रिपोर्ट फाइल करवा दिया। क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद आज जब ये मेरे ख्याल से फिर से री इन्वेस्टिगेशन का इन्होंने किया, और री इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में फिर से इनको अरेस्ट किया गया। अभी री इन्वेस्टिगेशन करना ये कानूनी के पास ये पावर्स है कि कोई भी केस को बंद, अगर वो केस बंद हुई रहेगी तो उसको कभी भी खोल सकती है। जब पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस हो तो पुलिस कोई भी केस ओपन कर सकती है, कभी भी हो, चाहे 2 साल पहले बंद हो या 50 साल पहले कोई केस बंद हो। आपने इसके पहले भी पूरे देश में देखा है, कितने मिनिस्टर लोगों के पास, कितने नेताओं के अगेंस्ट में कोई केसेस बंद हो गई थी, वापस खोल दी गई है, और उनके ऊपर कितने लोगों को जेल में डाला गया है। तो ये अर्नब गोस्वामी मतलब क्या, देश का कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है बड़ा, ये एक प्राइवेट चैनल चलाने वाला एक कॉमन मैन, इतना बड़ा कोई ये नहीं। वो अपने आप को बड़ा देश और भारत कह के बुला रहा है, ये इतना बड़ा कोई है नहीं। इस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, एक केस की इन्वेस्टिगेशन है। अर्नब गोस्वामी अगर जेन्युइन बंदा होता तो उसने
इस री इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन उसको कोऑपरेट करने के बजाय वो अपनी सुना रहा है कि प्रेस के ऊपर आ जाती है, डाइवर्ट करने की कोशिश है। देश को दिखाया जा रहा है कि लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के या पुलिस के अगेंस्ट हम लोग बोल रहे हैं, इसीलिए हमको इस तरह से किया जा रहा है। ये खाली लोगों के आंख में धूल झोंकने के बराबर है। बाकी पुलिस अपने हिसाब से बरोबर काम कर रही है। मतलब आज मैं आपको बताना चाहूंगा, वास्तविकता ये है कि आत्महत्या हुई है, सुसाइड नोट है और सुसाइड नोट में अर्णव गोस्वामी का नाम है। ये आप वास्तविकता दिखाना चाह रहे हैं जनता को। एग्जैक्टली उनके फैमिली ने, उसने खुद ने सुसाइड नोट लिख के रखा था। देखो सुशांत सिंह के मैटर में तो ऐसा कुछ नोट नहीं था, कुछ नहीं था। भाई यही अर्णव गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं भारत। तो आज भारत पूछ रहा है ना, आज भारत भी पूछ रहा है कि ये अर्णव गोस्वामी का अगर उसमें नाम है तो इसको क्यों नहीं उसमें वो केस में आरोपी किया जाए, इसको भी क्यों नहीं जेल में डाला जाए। तो डालना चाहिए, इसमें तो क्लियर कट नाम है उसका। तो इसमें पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है ना तो प्रॉपर कर रही है, और कोर्ट की निगरानी में ये सारी चीजें होती है। कोर्ट से परमिशन लिए बिना कुछ होता नहीं है। अगर ये प्रेस के ऊपर अगर ये बोलने जा रहे हैं तो कल उठ के कोर्ट के ऊपर भी ये लोग बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लियर कट बोलने के बावजूद भी इनकी वही नौटंकी चालू है। जी सर, देश के लोगों को, भोली भापड़ी जनता है ना, उनको ये सिर्फ आंख में लोगों की धूल झोंकने के बराबर है। एक्चुअली ऐसा जो भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर है। जी सर, अब जिस तरह से आज सुबह पिक्चर्स आई है, अर्णव को गोस्वामी जी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पुलिस के साथ, खाली चिल्ला रहे हैं कि मेरे पे फिजिकल असॉल्ट हुआ। 15 मिनट की अनकट वीडियो रिलीज की गई पुलिस की तरफ से कि उनके साथ कोई असॉल्ट नहीं हुआ। उनको बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि आप साथ में चले, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोऑपरेट करें। वो कोऑपरेट नहीं करने की वजह से कुछ खींचतान हुई है। कानूनी नजरिए से क्या समझे सर इस चीज को हम? वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो भी कुछ इतना ये नहीं, जो पुलिस अपने हिसाब से फिर वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में ये बताएगी, कोर्ट वो हिसाब में देखेगा। अगर ये नहीं कोऑपरेट करे तो उनको पुलिस कस्टडी दी जाएगी। अभी उनके वकीलों की तो फौज है, बड़े बड़े उनके वकील आए होंगे, वो जाएंगे। सर अभी जिस तरह से मतलब अभी अगर हम सोचें कि ये क्रिमिनल केस है और उसका अभिव्यक्ति की आजादी या पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर हम ये सोचे जिस तरह से नाइक परिवार की बेटी आरोप लगा रही है कि अर्णव गोस्वामी को प्रिविलेज मिला है, उस पे बराबर से कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको विशेष अधिकार है क्या? देखो नाइक परिवार को पूरी तरह से, इतनी बुरी तरह से हैरेस किया गया है पिछले 2 सालों से। ओके, वो बंदा जिन्होंने मरते वक्त भी ये लिख के गया कि मेरा जो भी ये अर्णव गोस्वामी से जो पैसा निकलता है कुछ 82 लाख, वो वेंडर का पैसा था। ये पैसा इसलिए लिया जाए और उन वेंडरों को दिया जाए, वो अपनी फैमिली के लिए नहीं मांगा उन्होंने। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि उनको ये सुसाइड का ये मतलब कदम उठाना पड़ा, इसके लिए कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से जिम्मेदारी अर्णव गोस्वामी है। ओके, अभी इस अर्णव गोस्वामी को जो प्रिविलेज मिला उस वक्त की गवर्नमेंट के पास से, ओके, जिस तरह से प्रोटेक्ट किया गया, जिस तरह से इनको गया, आज मैं बोल रहा हूँ ये जितना हैरेस उस फैमिली को किया गया उतना ही हैरेस ये अर्णव गोस्वामी के साथ में जितने भी इनको अर्णव गोस्वामी को मदद करने वाले लोग थे, प्रिविलेज करने वाले थे, सपोर्ट करने वाले थे, वो चाहे मिनिस्टर थे उस वक्त के या कोई पुलिस ऑफिसर थे या कोई जो भी बंदा था, जिन्होंने अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट किया, जिन्होंने अर्णव गोस्वामी को प्रिविलेज किया और इस फैमिली को जितने तरह से परेशान किया, हैरेस किया, उन सबको इस केस में एक्यूज बनाया जाए और को एक्यूज बना के उनके ऊपर भी इस तरह से उनको भी प्रोसिक्यूशन के हिसाब से लेना चाहिए, उनको भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए। जैसे जाके कहीं पर ये तो बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से लोगों को आप परेशान करते हो, तो इनके वजह से दूसरे भी कोई सीख ले सकते। जी सर, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवर नाइक की पत्नी और उनकी बेटी उपस्थित थी, उनकी बेटी ने एक बात कही उस दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक तो वो पत्रकार है इसलिए उसको विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है और सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। दूसरा मुद्दा उसने ये उठाया कि मुझे हमेशा से धमकियां मिलती रहती थी जान से मारने की। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उसने ये उठाया सर कि जिस वक्त उसके पिताजी काम करते थे रिपब्लिक भारत के स्टूडियो पे, उस समय अर्णव गोस्वामी की पत्नी भी
उन पे मतलब काफी मानसिक दबाव बनाती थी कि ये बराबर नहीं है, ये ऐसा ठीक कर दो, ये चेंज कर दो, तो अर्णव गोस्वामी की पत्नी का भी वो नाम ले रही थी। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मतलब कोई कानून की गुंजाइश बचती है कि उसमें अर्णव गोस्वामी की पत्नी भी पकड़ में आ जाए? बोलिए सर। जरूर ये बात मैं कहूंगा। अभी पुलिस, ये क्या है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में जितने भी इसमें जरूरी जो भी आरोपी होंगे उनको सबको अरेस्ट करेगी। मैं चाहता हूं कि कोर्ट के सामने सारे आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया जाए। इसमें फिर अर्णव गोस्वामी हो या उसकी बीबी हो या उसके और भी कोई लोग हो, मेरे ख्याल से वो अन्वय नाइक की जो सुसाइड नोट थी वो ऑलरेडी वायरल हो गई है। सबने देखा है, पूरे इंडिया ने देखा है, वो वायरल हो गई। उसमें क्लियर कट नाम लिखा गया था, जो जो लोगों का ये था, तो अर्णव गोस्वामी का उसमें नाम था। और अगर ये पहले हुआ होता, अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट हुआ होता, या फिर अन्वय नाइक की कंप्लेंट जो दर्ज की गई वो अगर पहले से ही अगर उसके लिए पुलिस ने अगर उसको देखा होता तो शायद वो जान बच भी सकती थी। ओके, लेकिन उस वक्त पुलिस फडणवीस के जेब में थी, फडणवीस के इशारे पे पुलिस काम कर रही थी। इस वजह से इसको प्रिविलेज दिया गया। और ये अर्णव गोस्वामी उसको बहुत बड़ा, इतना बड़ा आदमी समझता था कि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत का जो कानून है ये भारत के संविधान के ऊपर चलने वाला कानून है। और मैं और भी एक कहना चाहूंगा बात आपको। माननीय कांशीराम जी साहब ने एक बात बोली थी कि, और ये कांशीराम जी ने अपने जितने भी कार्यकर्ता, पार्टी के लोगों को, सारे लोगों को और भारत देश को भी ये बताया, ये जिस तरह से मीडिया, भारत के अंदर जो मीडिया, जिस तरह से मीडिया बायसनेस करता है, जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है और मीडिया के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस लोगों के फंदे में पड़ना नहीं चाहिए। कारण ये कि ये लोग अपने आप को ये बोलते हैं ना, कॉमन मैन जो यहाँ का है भारत का, गरीब से गरीब आदमी, ऐसे लोगों को भी ये पूरा माइंड पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश करते। और हकीकत में इनके साथ कॉन्टेक्ट, इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट होते तो आम आदमी को एक कचरे के बराबर समझते। जिस तरह से अन्वय नाइक को भी इसने समझा और अन्वय नाइक को बिल जो देना था वो नहीं देते हुए उनको हैरेस किया, उनकी फैमिली को हैरेस की। वो अन्वय नाइक का सुसाइड होने के बाद भी उसके फैमिली को इन्होंने इतना परेशान किया। आज वो फैमिली जानती होगी कितनी हैरेसमेंट इन्होंने की। लेकिन कहीं ना कहीं पाप का घड़ा भरता है और उसको जिस तरह से आज ये अर्णव गोस्वामी का हुआ है, कभी ना कभी ये दिन उनको देखना था। और आने वाले दिनों में अन्वय अपना ये जो अर्णव गोस्वामी है, अगर उनकी वाइफ या और भी कोई लोग, इन सबको आप कटघरे में देखोगे अगर पुलिस ने अभी ईमानदारी से अपना काम किया। जी सर, अभी मैं थोड़ा मुद्दे से हटके बात करता हूँ। सर, आपने मीडिया का जिक्र छेड़ दिया तो थोड़ा अभी मुद्दे को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए हमने इस केस को लेके, और जनता के सामने आपने पूरे स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि ये जो केस है क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में देखा नहीं जाता इंसान का प्रोफेशन क्या है, वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी हो। जब क्रिमिनल केस में आता है, जैसे संजय दत्त पे भी देखा था आपने, कोई केस आया तो एक नॉर्मल अरेस्ट हुई और इस तरह की कार्रवाई हुई। ऐसे कई सारे बड़े बड़े नेताओं के, अभिनेताओं के खिलाफ हुई है। उसी तरह दफा 306 आई थिंक सर, बराबर ना, दफा 306 के तहत अर्णव गोस्वामी पे भी कार्रवाई हुई। इसमें प्रेस की आजादी का, इस तरह का कोई भी मामला इसमें नजर नहीं आता है। सर, एक थोड़ा अभी मुद्दे से हटके थोड़ा बात करता हूँ बिहार चुनाव को लेके। एक डिस्कोर्स नजर आ रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में। मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है अपने सर्वे अलग अलग ढंग से कि एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और एक तरफ है सोशल मीडिया जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रहा है कि नहीं, एनडीए की गवर्नमेंट को नुकसान होने वाला है, सफाचट होने वाली है। अब 10 तारीख को जो भी है खुल जाएगा, लेकिन खुलने के बाद क्या साबित होगा सर कि अगर समझ लो खुलता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर रॉन्ग है, सोशल मीडिया के लोग तो बहुत प्रॉपर ढंग से सारी कुछ नहीं करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पे वो एक अंदाज बताते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है कि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की है, बहुत लोगों से मिला है, बहुत बड़ा उनके पास सेटअप है। अगर वो गलत साबित होते हैं इस बात को लेके, तो अब मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो देगा क्या सर इस मुद्दे को लेके, बिहार चुनाव को लेके? अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो आम जनता की तो विश्वास करने तो खो दिए। आम जनता का तो ये मीडिया पे भरोसा ही नहीं है। जो अभी जितने भी बीजेपी आरएसएस के जितने मीडिया हाउसेस है, उनके ऊपर किसी के ऊपर भरोसा नहीं। अभी उनको दिया
हाँ के लिए जो जितनी न्यूज और जो रिपोर्ट बनानी है, जो रिपोर्ट दिखानी है, वो दिखा रही है। लेकिन आपको अगर सच्चाई में बता जाऊं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने जितनी भी दिखाई है सारी बातें, वो एक अपने लेवल पे है, वो भी सच्चाई है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये इंडिया का अभी कोई भरोसा नहीं। आपको पता है कि लोगों ने बीजेपी को वहां से भगा भगा के मारा है। लोग बीजेपी के लोगों को, गाड़ियों को वहां पर एंट्री नहीं करने दे रहे पूरे देश में। मैं आज चाहूंगा बताने की, बहुत बड़ी बात है, बीजेपी का चुनाव, अपना बिहार का चुनाव। बिहार में आज बिहार की जनता से पूरे देश ने सीखना चाहिए कि बिहार की जनता कितनी अवेयर है अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, कितनी अवेयर है, कितनी लिटरेट है। बिहार की जनता ने बीजेपी के सारे वहां पर जितने भी प्रचार को जा रहे, आज देखो कोई प्रचार सभा में कितनी पब्लिक दे, जो जहाँ लाखों की, आज मोदी की प्रचार सभा में कोई जाने रहा है। तो ये उनकी हालत खराब है, लेकिन ये झूठ दिखाने की कोशिश कर रहे। साथ में और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर सोशल मीडिया भी, मतलब सोशल मीडिया ने तो दिखाया है कि वो दिखा रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को डर अभी सता रहा है। एक बहुत बड़ी बात बिहार में सामने आई है, वो इतनी बात है, बसपा महागठबंधन आपने देखा होगा। बिहार में जो बसपा का महागठबंधन हुआ है, बसपा का जो गठबंधन हुआ है, बसपा के गठबंधन ने बिहार के चुनाव को नहीं, पूरे देश की चुनाव की दिशा बदल दी है। देखो आप आने वाले इसमें देखोगे कि बीजेपी के कितनी सीट्स आएगी और ये बसपा के कितनी सीट्स आएगी। आप समझो ये चीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं दबाया जाए, कहीं ना कहीं ये चीज नहीं दिखाई जाए। आप कोई भी देखो, बीजेपी की होने वाली सभाएं देखो और ये बसपा महागठबंधन की होने वाली सभा देखो, उसी तरह तेजस्वी यादव को भी देखो। तेजस्वी यादव के जितनी भीड़ लगती है उससे 20% भी बीजेपी को कोई सभा में कोई भीड़ नहीं नजर आती है। तो इस पे ये अपने आप में एक समझने वाली बात है देश में क्या होने वाला है आज के बाद। जी सर, अभी बिहार में बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ है। बीजेपी कहीं वहां पर दिखने वाली नहीं है। बीजेपी को वहां से बिहार की जनता ने भगा दिया है ऑलरेडी, पहले ही मैं बता देता हूँ। जी सर, अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पे हमने भी बहुत सारी बातें की हैं। अभी देखते हैं 10 तारीख को क्या रिजल्ट आते हैं, और जनता को भी पता चल जाएगा कौन सच था और कौन झूठ था। अनुभव के आधार पे दिया गया हमारा सर्वे था, और नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी को कहीं बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अनुभव के आधार पे ही हम बोल रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पे बोल रहे हैं। हमारे पास किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी, सेफोलॉजी या हमारे बहुत सारे रिपोर्टर जाके ये कर रहे हैं, नहीं। हम लोग ग्राउंड रियलिटी देख के ही अंदाज लगा रहे हैं कि बीजेपी वहां पे खत्म होती नजर आ रही है। 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि सोशल मीडिया राइट था या मेन स्ट्रीम मीडिया राइट था। और 10 तारीख के बाद सर हम एक बार आपसे जरूर बात करेंगे इस मुद्दे को लेके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो आज इस तरह से खुल के सामने आया था, डिस्कोर्स सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का। अब इसमें कौन विश्वास पाता है और कौन विश्वास खोता है, ये 10 तारीख के बाद पता चलेगा। आप सर हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारी जनता के साथ साझा की है, उसके लिए मैं आपका न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू वेरी मच।